हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस की 6 टेस्ट सीरीज का ये सेकंड पार्ट देखेंगे दोस्तों, और हर क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें, और बीच बीच हम दोस्तों ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़े वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 51 है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला अध्याय, इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश शब्द का उपयोग किया गया था। दूसरा, कंपनी की भारत और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार अक्षुण्ण बना रहा। तीसरा है कि इस अधिनियम के तहत भारत से संबंधित राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा या से सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों। अब अपन देखिए दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है दोस्तों ईस्ट इंडिया एक्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है इसको। और अब अपन देखें कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव पहला दिया है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश शब्द का उपयोग किया गया था, तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है। और जो इसमें दूसरा दिया है कि कंपनी के भारत और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अक्षुण्ण बना दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो इसमें तीसरा है कि इस अधिनियम के तहत भारत से संबंधित राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जिसको बोलते हैं निदेशक मंडल का गठन किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि उभयलिंग व्यक्ति यानी कि अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या है। पहला दिया है, यह व्यक्ति को स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है और जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणन की आवश्यकता को समाप्त करता है। दूसरा है कि यह सरकारी शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत और सार्वजनिक नियोजनों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का प्रावधान यानी आरक्षण का उपबंध करता है। और तीसरा है कि यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद यानी एनसीटी का उपबंध करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें जो दोस्तों से पहला दिया है कि इसमें देखें दोस्तों कि जो उभयलिंग व्यक्ति यानी कि जो ट्रांसजेंडर है उनके बारे में इसमें बताना है, यानी अधिकारों का जो संरक्षण है। इसमें पहला दिया है, यह व्यक्ति को स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान के आधार पहला, यह व्यक्ति को स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता प्रदान तो करता है दोस्तों, लेकिन इसमें दिया है कि आगे जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणन की आवश्यकता को समाप्त करता है, तो ये वाला बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि हालांकि मान्यता प्रदान करता है स्वयं पहचान के लिए, लेकिन उसमें जिला मजिस्ट्रेट जो प्रमाणन है उसकी बहुत आवश्यकता होती है, तभी वो एक मान्य जो कहलाते हैं वो उभयलिंग व्यक्ति कहलाते हैं। और जो इसमें दोस्तों दूसरा दिया है क्या है, यानी कि पहला वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। और जो इसमें दूसरा दिया है कि यह सरकारी शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजन में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह सरकारी शिक्षणों के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजनों के लिए ना करके दोस्तों उनको समान अधिकार देने के लिए ये ट्रांसजेंडर ये जो अधिकार है ये लाया गया है। और जो इसमें दोस्तों तीसरा है कि यानी कि दूसरा गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद एनसीटी का उपबंध करता है, तो ये बिल्कुल इसका दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह कछुओं की आबादी का संरक्षण करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबद्ध देशों की एक पहल है। दूसरा दिया है कि हाल ही में इसने कछुओं का डिजाइन डेटाबेस तैयार करने के लिए कुर्म मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब देखिए दोस्तों इसमें जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस है इसके संदर्भ में बताना है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, ये 2001 में अभी लागू हुआ था, और इसमें जो कछुए होते हैं, यानी कछुआ जो होता है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कुर्म बोलते हैं, यानी कि तो यानी कि जो इसमें दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो दिया है कि हाल ही में इसने कछुए का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए कुर्म मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें पहला दिया है कि यह कछुओं की आबादी का संरक्षण करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबद्ध देशों की एक पहल है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र का ना होकर दोस्तों ये एक
जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो होती है, यानी कि IUCN जो होता है, उसके द्वारा ये पहल चालू की गई थी, ना कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के से संबंधित जो देश है उनके द्वारा की गई थी। यानी कि दोस्तों इसका पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से ऐसे भारतीय स्वतंत्रता लीग से संबंधित है या है। पहला दिया है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें जो दोस्तों पहला दिया कि इसमें महात्मा गांधी है स्वतंत्रता लीग के, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता लीग से संबंधित जो थे पहले, क्योंकि वो महात्मा गांधी न होकर इसमें जवाहरलाल नेहरू थे जो कि इसके अध्यक्ष थे, और सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी केवल 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन देखिए जो ये स्वतंत्रता लीग है दोस्तों, ये कब आई थी, तो ये दोस्तों तो इसको 1928 में चालू किया गया था, और ये जो इसलिए चालू किया गया था ताकि समाज की जो आर्थिक संरचना है उसमें समाजवादी संशोधन किया जा सके, इसलिए ये लाया गया था। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। पहला ए नंबर दिया है, महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक शाही चार्टर यानी कि आदेश पत्र जारी करके कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए अनन्य विशेष अधिकार प्रदान किए गए। बी नंबर है, जहांगीर कंपनी को फरमान प्रदान करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। सी कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। डी है, कंपनी ने भारतीय उत्पादों और विनिर्माताओं वस्तुओं के लिए नवीन बाजार खोले थे। तो इन्हें से आपको बताना कि इसमें दोस्तों कौन सा सही नहीं है। तो अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि इसमें एलिजाबेथ द्वारा एक शाही चार्टर पर आदेश यानी जो साइन किया गया था, यानी कि ये बिल्कुल सही है और उनको विशेष अधिकार दिए गए थे। और जो इसमें दूसरा है कि जहांगीर कंपनी को फरमान प्रदान करने वाला जो प्रथम मुगल बादशाह था, ये भी बिल्कुल सही है। और जो दोस्तों इसमें लेकिन तीसरा ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी कि कंपनी ने अपनी प्राथमिक फैक्ट्री जो है हुगली में स्थापित की थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने हुगली में स्थापित न करके दोस्तों वो उन्होंने की सूरत में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, यानी कि इसका सी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दोस्तों डी नंबर है कि इसमें नवीन बाजार खोले गए थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पहला दिया, इसे बंगाल और बिहार में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। दूसरा, इसके तहत जमींदारों को संपूर्ण भूमि का स्वामी बनाया गया। तीसरा, इसके तहत जमींदारों के अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से आपको बताना दोस्तों कौन सा सही आंसर इसका है। अब देखते हैं इसमें स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में। तो स्थायी बंदोबस्त कब आया था दोस्तों, ये लाया गया था 1793 में लाया गया था। और जो दोस्तों इसमें क्या पहला जो है कि इसे बंगाल और बिहार में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको वॉरेन हेस्टिंग ना होकर दोस्तों इसको कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था, ना कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि इसके तहत जमींदारों को संपूर्ण भूमि का स्वामी बनाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जिसमें तीसरा दिया है कि इसके तहत जमींदारों के अधिकार जो थे वंशानुगत और हस्तांतरणीय थे। तो यानी कि इसका सही आंसर यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। अब अपन देखते हैं दोस्तों इसको अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए इसमें शब्द आया स्थायी बंदोबस्त और कॉर्नवालिस जो है इसमें जो उन्होंने लागू किया था, और 1793 इसमें जो लागू यानी बंदोबस्त है वो लाया गया था। तो अब देखते हैं अब अपन इसको याद 1793 को अपन अलग अलग याद करेंगे। 17 और 93 यानी 17 साल का कोई व्यक्ति है, यानी उम्र से अपन याद करेंगे इसको कि एक व्यक्ति है उसकी उम्र क्या है दोस्तों 17 साल है, और वो 93 साल का हो गया, तो उसके क्या है कोई कॉर्नवालिस यानी कौन वालिस है उसका, यानी कि पता नहीं अपन को उसका कौन वालिस है। और तो फिर अपन ने क्या किया कि भाई 93 साल का हो गया, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होगी, तो उसके लिए अपन ने पहले से क्या कर लिया दोस्तों स्थायी बंदोबस्त कर लिया। यानी कर सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त अपन किसका करेंगे, जो ज्यादा साल के हो जाएंगे, यानी कि 17 साल का जो थे वो तो 93 को गए थे, यानी 1793 यानी कोई व्यक्ति था वो 17 साल का था, फिर वो 93 साल का होगा, लेकिन उसका कौन वाले से ये अभी तक पता नहीं था, इसलिए अपन ने उसका क्या कर लिया दोस्तों स्थायी बंदोबस्त कर लिया अपन ने इसलिए उसका। तो यानी कि इस प्रकार आपको ये याद हो गया होगा दोस्तों, यानी कि इसका पहला वाला गलत था। तो अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 है कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की निम्नलिखित आर्थिक नीतियों में से किस या किन के कारण भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ था। पहला, ब्रिटेन ने भारतीय वस्तु पर उच्च आयात शुल्क। दूसरा, ब्रिटेन से सस्ते मशीन
निर्मित वस्त्रों का आयात। तीसरा, भारतीय दस्तकारों के लिए संरक्षण का अभाव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों सही आंसर इसका कौन सा है। तो अब अपन देखिए कि जो इस शताब्दी में बताना है अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां उसमें बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला इसमें कि ब्रिटेन में भारतीय वस्तु पर उच्च आयात शुल्क था। इस कारण से जो भारतीय वस्तु जो थी वो विदेश नहीं जा पा रही थी और जो भारतीय लोग थे उनको अधिक पैसा नहीं मिल पा रहा था, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दोस्तों की ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित वस्त्रों का आयात हुआ, क्योंकि भारत में जब बहुत सारे सस्ते यानी कि सामान आएंगे तो जो भारत के जो महंगे सामान है, क्योंकि भारत के क्या होते थे दोस्तों, वो हाथों से बनाते थे इसलिए वो महंगे पड़ते थे, और ये जो होते थे ब्रिटेन को वो मशीनों से बनते थे इसलिए वो सस्ते होते थे। तो इससे होता क्या था कि जो भारतीय लोग थे उनको बहुत नुकसान होता था इससे। और जो दोस्तों इसका तीसरा दिया है कि भारतीय दस्तकारों के लिए संरक्षण का अभाव था, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है कि लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि लाइकेन जीवाणु और प्रोटोजोआ के मध्य सहजीवी संघ है। दूसरा है कि इनका निर्माण प्रदूषण का आकलन करने के लिए जैव संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है हाल ही में भारत का प्रथम लाइकेन उद्यान पश्चिमी घाट में विकसित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि लाइकेन जो जीवाणु और प्रोटोजोआ के मध्य सहजीवी संघ है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों जो लाइकेन है वो जीवाणु और प्रोटोजोआ ना हो के दोस्तों ये कवक और शैवाल के बीच जो है सहजीवी संघ है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि इनका पर्यावरण प्रदूषण का आकलन करने के लिए जैव संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसमें होता क्या है दोस्तों, जो लाइकेन के पौधे होते हैं उसमें यदि प्रदूषण अत्यधिक होता है तो जो लाइकेन के पौधे होते हैं वो पूर्णतः उसका अभाव होने लगता है और वहाँ जो हरे शैवाल बस पाए जाते हैं। और यदि जो वायु है, यदि वायु स्वच्छ होती है दोस्तों, तो वहाँ पे जो लाइकेन होते हैं वो झाड़ीदार होते हैं, बालदार होते हैं और पत्तेदार पाए जाते हैं, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया कि हाल ही में भारत का प्रथम लाइकेन उद्यान पश्चिमी घाट में विकसित किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट में न करके दोस्तों यूके यानी कि उत्तराखंड में उसको बनाया गया है। वो भी कितने एकड़ में दोस्तों? 1.5 एकड़ में बनाया गया है और इसमें कम से कम 80 प्रजाति हैं लाइकेन पौधों की। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता था? ए सेना, बी पुलिस सुधार, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो ब्रिटिश द्वारा जो है अधोमुखी निस्यंदन जो सिद्धांत है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो दोस्तों उसका प्रयोग ना तो सेना, ना पुलिस सुधार और ना स्वास्थ्य, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा के लिए किया जाता था। तो दोस्तों अपन देखें कि जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत ये कैसे लाया गया था। दोस्तों जो शिक्षा और बजट उस समय होती थी पर व्यय राशि जो होती थी बहुत कम होती, बिल्कुल ना के बराबर होती थी दोस्तों, यानी कि जो शिक्षा होती थी बिल्कुल ना के बराबर होती थी। और फिर इसमें हुआ क्या कि अपन ने फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने ये तथाकथित अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लाया और उसका प्रयोग किया ताकि जो आवंटन राशि में केवल कुछ ही, क्योंकि जो उसमें होता था कि जो आवंटित राशि होती थी उससे कुछ ही भारतीयों को शिक्षित किया जाता था, इसलिए उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों की शिक्षा पर व्यय करने का निर्णय लिया गया और ये सोचा गया कि जो ये शिक्षित लोग हैं ये जन समुदाय को शिक्षित करने और उनमें आधुनिक विचारों का प्रसार करने की अपेक्षा की गई उनसे कि ये उनको शिक्षित कर देंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, शिक्षा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये है कि यह राष्ट्रीय उद्यान पहले वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह एक सींग वाले गैंडे का सबसे बड़ा पर्यावास है। हाल ही में विनाशकारी बाढ़ के कारण यह सुर्खियों में था, जिसमें कई जंगली जंतुओं की मृत्यु हो गई। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित
निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका वर्णन किया गया? ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसमें सभी को पता है कि एक सींग वाले गधे के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, वो है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों इसमें हाल ही में भी हुआ ये था कि जैसे इसमें बाढ़ हुई थी तो उसमें काफी सारे जो गैंडे हुए थे वो इसमें बह गए थे और इसमें कम से कम 9 गैंडों की दोस्तों मृत्यु हो गई थी उसमें। और अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ईश्वर नहीं का नारा दिया था? ए श्री नारायण गुरु, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद, डी सहोदरन अयप्पन। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों। तो अब अपन देखिए कि इसमें कि मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ईश्वर नहीं, तो इसके लिए क्या होंगे दोस्तों? जब ये कुछ नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब कुछ नहीं तो उसको अपन को सहना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, सहोदरन अयप्पन के द्वारा ये नारा दिया गया था। और अब जो इसमें पहला दिया कि श्री नारायण गुरु, तो इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो था दोस्तों मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, ना कि नहीं वाला था। जिसमें राजा राम मोहन राय है बी नंबर, इनका नारा कौन सा था? तो ये क्या थे दोस्तों? ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनको आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता था। और दोस्तों अब देखते हैं अपन स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे एक दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। और इनका नारा कौन था दोस्तों? वेदों की ओर वापस लौटो। क्योंकि स्वामी दयानंद क्या करेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब स्वामी दयानंद, इसमें पूरा नाम नहीं लिखा सरस्वती, जो स्वामी दयानंद सरस्वती वो क्या करेंगे? दया करेंगे ताकि आप वेदों की ओर वापस लौटा। क्योंकि वेदों को पढ़ना क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है। इसलिए स्वामी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दया कर रहे हैं। और सरस्वती माता कह रहे हैं कि आप वापस लौटाओ, हम आप पर दया कर देंगे। तो इनका कौन था? वेदों के वापस लौटो। दोस्तों यदि आपने जो नारे वाली ट्रैक है, स्लोगन वाली पूरी ट्रैक है, वो यदि आपने नहीं देखी तो दोस्तों इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप पूरे नारे एक बार में आप याद कर सकते हैं दोस्तों। दोबारा आपको कोई वीडियो भी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। कुछ ट्रिक मैंने अभी हाल ही में पहले बनाई थी, जो कि उसकी प्लेलिस्ट भी है दोस्तों, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हो। और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, अधिकांश रियासतों के शासकों ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा, यह विद्रोह मेरठ में सैन्य विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था। तीसरा है, बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह के दौरान हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है आपको कौन सा आंसर इसका सही। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो 1857 का जो विद्रोह होता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों सैनिक विद्रोह बोलते हैं इसको। इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि अधिकांश रियासतों के शासकों ने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसमें अधिकांश रियासतों ने भाग ना लेके दोस्तों इसमें कुछ रियासतों ने बस भाग लिया था। वो थे दोस्तों जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इंदौर के होलकर हो गए, पटियाला और सिंध के शासक हो गए, तथा सिख नेता ये सामंत और तथा कश्मीर के जो महाराजा थे, इन लोगों ने बस थोड़े लोगों ने इसमें भाग लिया था। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है, यानी पहला वाला तो गलत हो गया, और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि यह विद्रोह मेरठ में सैन्य विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो मेरठ यानी दिल्ली से दोस्तों ये पड़ता है लगभग 36 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पे ये सैन्य विद्रोह हुआ था। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह के दौरान हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी केवल 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 1882 का रिपन प्रस्ताव संबंधित था। ए दिया है स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थानांतरण से, बी दिया है श्रम की स्थितियों में सुधार से, सी ब्रिटिश भारत की राजधानी के स्थानांतरण से, डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कठोरतापूर्वक विनियमन से। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा संबंधित है रिपन प्रस्ताव से। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया कि वित्तीय हस्तांतरण से था दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि जो 1882 जो रिपन प्रस्ताव आया था वो दोस्तों एक स्थायी निकाय में जो वित्तीय हस्तांतरण था उसके हस्तांतरण से ही था दोस्तों। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से 1931 के गांधी इरविन समझौते किस उपबंधों में सम्मिलित थे? पहला दिया है व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, दूसरा दिया है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई जो हिंसा के लिए सिद्ध दोषी नहीं थे, तीसरा दिया है कि पुलिस के अत्याचारों की सार्वजनिक जांच, और चौथा दिया है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार। तो इसमें आप देखें कि सही उत्तर चुनना है आपको। पहला दिया इसमें ए नंबर दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 3 और 4, सी केवल
1, 2 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही था इसमें गांधी निर्विवाद समझौता में। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई जो हिंसा के लिए दोष सिद्धि नहीं थे उनको जल्द से जल्द उनकी रिहाई करना, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि पुलिस के अत्याचारों की सार्वजनिक जांच करना, ये बिल्कुल गलत था दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें चौथा दिया कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। पहला दिया है कि इस एक्ट का उद्देश्य भारत में भारतीय भाषा और अंग्रेजी समाचार पत्रों दोनों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। दूसरा दिया है कि इस एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। और तीसरा दिया है कि 1882 में लिटन द्वारा इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। तो इसमें से दोस्तों बताना आपको कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय भाषा और अंग्रेजी समाचार पत्रों दोनों को स्वतंत्रता, यानी जो दोनों की स्वतंत्रता थी उसको प्रतिबंधित करना, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें भारतीय भाषा तो थी लेकिन इसके साथ साथ जो मातृभाषा थी उसको प्रतिबंधित करना था, ना कि अंग्रेजी समाचार पत्रों को। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि इस एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया था और जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती थी, तो ये बिल्कुल इसका दोस्तों सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें तीसरा दिया है कि 1882 में लिटन द्वारा इस एक्ट को निरस्त किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसको लिटन न करके इसको रिपन के द्वारा जो है उनके द्वारा निरस्त किया गया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के सर्वाधिक निर्णायकों युद्धों में से एक था। बक्सर के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला दिया है कंपनी को संपूर्ण मुगल भारत का दीवानी अधिकार मिल गया। दूसरा दिया है कि बंगाल प्रशासन की द्वैत प्रणाली के अंतर्गत आ गया। तीसरा दिया है कि यह युद्ध इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है दोस्तों। नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब देखिए दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि कंपनी को संपूर्ण मुगल भारत का दीवानी अधिकार मिल गया था, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसको संपूर्ण मुगल भारत का दीवानी अधिकार था वो न मिलकर दोस्तों इनको कुछ का अधिकार मिला था। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया है कि बंगाल प्रशासन की द्वैत प्रणाली के अंतर्गत आ गया था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि यह युद्ध इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। नंबर 67 है कि रोगन चित्रकला से तात्पर्य है। ए भारत के कच्छ क्षेत्र में हस्तचित्रित वस्त्रकला, बी राजस्थान में प्रचलित लघु कला, सी झारखंड में स्थानीय आदिवासी महिलाओं में प्रचलित अनुष्ठानिक भित्ति कला, डी तेलंगाना में 3 रंगों की सूती चित्रकला। तो इन्हें से आपको बताना कि जो रोगन शब्द है दोस्तों वो चित्रकला उसका तात्पर्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा कि भारत के कच्छ क्षेत्र में हस्तचित्रित वस्त्रकला है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों होता क्या है रोगन चित्रकला में, जो रोगन चित्रकला है दोस्तों ये लगभग 300 वर्ष पुरानी है और इसमें होता ही है कि ये गुजरात के जो कच्छ क्षेत्र में समृद्ध हुई थी। और रोगन शिल्प का मतलब दोस्तों होता है कि नक्शा या रूपरेखा के बिना इसको तैयार करना, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और यह मूल रूप से दोस्तों एक विशाल कैनवास और रंग बिरंगे रंग लेप वाली धातु की छड़ वाली होती है दोस्तों। और ये दोस्तों हाल में अभी सुर्खियों में जो था इसलिए आया है क्योंकि दोस्तों 2014 में अपनी भारत यात्रा के दौरान पूर्व अमेरिकी जो राष्ट्रपति बराक ओबामा थे वो भारत आए थे और उनको यहाँ से जो ये रोगन चित्रकला था ये इनको उपहार में दी गई थी वस्तु। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसकी स्थापना GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे भारतीय पूंजीपतियों के प्रयासों से हुई थी। और
दूसरा दिया है कि FICCI व्यापार संगठन यानी कि ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में बना रहा और राजनीतिक में हस्तक्षेप करने से प्रभावी रूप से स्वयं को प्रतिबंधित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना है आपको कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों किसमें भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के संदर्भ में बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि इसकी स्थापना JD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जैसे भारतीय पूंजीपतियों के प्रयासों से हुई थी। तो ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया है कि जो व्यापार संगठन यानी कि ट्रेड यूनियन संगठन है उसके रूप में बना रहा और राजनीतिक में हस्तक्षेप करने से प्रभावी रूप में स्वयं को प्रतिबंधित करता रहा। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका उद्देश्य ही इसका यही था कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको प्रभावी रूप से स्वयं से प्रतिबंधित ना करके उसमें हस्तक्षेप करना था इनका। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 है कि वर्ष 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला दिया इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दूसरा, इस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। तीसरा दिया कि इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर विस्तार करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें से बताना दोस्तों सही उत्तर आपको चुनना है। इसमें पहला दिया है ए नंबर दिया है केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि 1905 में जो कांग्रेस बनारस अधिनियम हुआ था इसमें जो इनकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी, ना कि 1905 की अध्यक्षता की थी। और जो ये वाली बनारस अधिवेशन थी इसकी अध्यक्षता जो की थी दोस्तों वो की थी GK गोखले ने की थी इसकी अध्यक्षता। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि इस अधिवेशन में स्वशासन और स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये वाला भी बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का स्वशासन और स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित नहीं किया गया था। इसमें जो तीसरा है कि इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर विस्तार करने का निर्णय किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसको बंगाल के बाहर विस्तार न करके दोस्तों इसे पूरे भारत जो था उसमें जो विस्तार करने का निर्णय किया गया था, ना कि बंगाल के बाहर किया गया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1920 से 1940 के दशक तक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ए दिया है संघर्ष विराम संघर्ष, बी दिया है स्वतंत्रता तक संघर्ष, सी दिया है संवैधानिक दायरे के भीतर संघर्ष और डी दिया है ब्रिटिश शासन को हानि पहुंचाए बिना संघर्ष। तो इनमें से दोस्तों बताने की जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन सा संघर्ष करता है। तो इसका सही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए संघर्ष विराम संघर्ष, यानी कि STS के द्वारा ये जो रणनीति थी ये सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि हाल ही में आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्कूल प्राध्यापक और शिक्षक समग्र उन्नति पहल यानी कि निष्ठा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया यह प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने हेतु क्षमता निर्माण करता है। दूसरा दिया कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आरंभ किया गया था यानी किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही आंसर है। ए दिया केवल एक, बी दिया केवल दो, सी दिया एक और दो, दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो अपन देखिए दोस्तों इसमें जो पहला है इसमें कि जो निष्ठा है इसका जो इसको चालू किया गया था वो क्यों किया गया था। तो पहला दिया कि यह प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, ये बिल्कुल सही है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी एक और दो दोनों जगह। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे सूक्ष्म लघु मध्यम यानी उद्यम जो है यानी कि MSME आपातकालीन अनुक्रिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहल है। दूसरा दिया है इसका उद्देश्य MSME के लिए वित्त के प्रवाह को बढ़ाना है जो कोविड-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो पहले दिया कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक पहले, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न होकर दोस्तों विश्व बैंक और जो हमारे यहाँ की सरकार है उन दोनों के द्वारा ये
ये जो अनुक्रम है ये चालू किया गया था। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दे दिया गया कि इसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए वित्त के प्रवाह को बढ़ाना है जो कोविड-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हीलियम फ्लैश की घटना का सटीक वर्णन करता है। ए नंबर दिया आंतरिक सौरमंडल से गुजरने पर धूमकेतु की प्रकाशित पूछ, बी नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं से विद्युत उत्पन्न करने की ताप नाभिकीय परिघटना, सी मैग्नेटो स्फीयर में सौर पवन विक्षोभों के कारण प्राकृतिक प्रदर्शन करना, और डी दिया है कि तापमान और दबाव के में वृद्धि के कारण तारे के क्रमिक विकास में लिथियम संवर्धन चरण। तो इसमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही। दोस्तों इसमें से देखिए इसमें आया है लिथियम फ्लैश, तो इसमें क्या होगा, लिथियम संवर्धन चरण ही तो उत्पन्न होगा, यानी कि इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्योंकि इसमें दोस्तों जो लिथियम फ्लैश घटना होती है वो एक ये होती है कि उसमें जो लिथियम फ्लैश घटना होती है उसमें फ्लैश तारे की उत्पत्ति में जो अंतिम चरण उसका होता है यही होता है कि हीलियम अपने क्रोड में संचित होता है और इसके कारण जो तापमान और दबाव में जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो तारे होते हैं वो क्रमिक विकास में लिथियम संवर्धन चरण में आ जाते हैं, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि यह वह अनुशीलन समिति में सम्मिलित हुए और लाहौर षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया राजनीतिक बंदियों के लिए श्रेष्ठतर व्यंग व्यवहार की मांग करते हुए 63 दिनों तक चलने वाले अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिच्छेद में वर्णित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे। ए जतिन दास, बी बटुकेश्वर दत्त, सी सूर्यसेन और डी सचंद्र नाथ सान्याल। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों की जो व्यक्ति थे उनकी 63 दिनों तक उन अनशन में थे और उनकी 63 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए जतिन दास हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो जतिन दास है उन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो भगत सिंह थे और जो बटुकेश्वर दत्त थे इनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, जो लाहौर में था उन्होंने वहां पे क्या कर दिया था, बम पटक दिया था। इस कारण से फिर वो कहाँ पे चले गए थे दोस्तों, वो जेल चले गए थे। जेल में उन्होंने अनशन रखा और जो अनशन था वो था दोस्तों भूख हड़ताल का, जिसके कारण उनकी फिर तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के कारण फिर उनकी 64वें दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो अब बन जाते क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 25 है, यह आंदोलन पूरी बंगाल में हुआ था। किसानों ने जमींदारों द्वारा लगान वृद्धि का विरोध करने के लिए कृषक संघों का गठन किया। संघर्ष का मुख्य रूप कानूनी प्रतिरोध था। इस विद्रोह के बाद काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंगाल काश्तकार अधिनियम 1885 पारित किया गया। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन का वर्णन किया जा रहा है। ए दिया है तेभागा आंदोलन, बी दिया है पावना विद्रोह, सी नील विद्रोह और डी दिया है एका आंदोलन। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें पूरी बंगाल में जो आंदोलन हुआ था और उसमें जो हुआ था किसानों ने जमींदार द्वारा लगान जो थी उसमें वृद्धि का विरोध करने के लिए कृषक संघों का गठन किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका पावना विद्रोह था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे संगठन या आंदोलन प्रकृति में सुधारवादी थे या थे। पहला दिया है कि तत्वबोधन सभा, दूसरा दिया है कि रहनुमाई मजदासन सभा, तीसरा दिया है कि देवबंद आंदोलन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो प्रकृति में सुधारवादी जो आंदोलन थे उसमें कौन कौन थे। तो इसमें जो दोस्तों पहला दिया कि तत्वबोधन सभा थी, बिल्कुल सही दोस्तों। जो इसमें दूसरा दिया है कि रहनुमाई मजदासन सभा था, यह भी बिल्कुल सही है। और जो दोस्तों इसमें जो तीसरा दिया है कि देवबंद आंदोलन, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2। 77 है कि वह बंगाल में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। स्कूल के सरकारी निरीक्षक के रूप में उन्होंने 35 बालिका स्कूलों का संगठन किया। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को संदर्भित करता है। ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी जगन्नाथ शंकर सेठ और डी दिया कि करसनदास मूलजी। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए कि उन्होंने बंगाल में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे वो, और पुनर्विवाह जो था उस पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी, और बालिकाओं यानी जो 35 बालिका स्कूलों का संगठन उन्होंने किया था। तो इसका यानी कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 8 है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला दिया है क्योंकि कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार किया गया। बी नंबर है कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हो गई। सी दिया है कि स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। और डी दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज्य को अपनाया गया था। तो इन्हीं से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसमें दोस्तों ये हुआ था कि इसमें जो दो दल बन गए थे, एक नरम दल दूसरा गर्म दल बन गए थे। तो इन दोनों के बीच क्या हुई थी दोस्तों, थोड़ी सी झड़प हुई। इन लोगों ने इनके जो आचार विचार थे इनके वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो जिसके कारण दो जो थे वो पंथी बन गए, यानी कि एक नरम दल पंथी बन गए, दूसरे गर्म दल के पंथी बन गए थे दोस्तों। जो नरम दल के पंथी होते थे दोस्तों वो क्या होते थे, विचार विमर्श के द्वारा ही अपने जो मुद्दे होते थे वो सुलझाने की कोशिश किया करते थे। जबकि जो गर्म दल के नेता होते थे दोस्तों वो सीधे आंदोलन, हड़ताल और बहिष्कार में ही विश्वास करते थे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजन हो गया था 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1932 में हरिजन सेवा के संघ की स्थापना की थी। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी के केलप्पन के द्वारा। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। दोस्तों इसमें जो दोस्तों दिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब अपन देखते हैं दोस्तों इसको अपन ट्रिक से याद कैसे करेंगे। देखिए इसमें शब्द आया दोस्तों हरिजन, तो इसको अपन अलग अलग करके देखें तो जन पर हरि ने कृपा कर दी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक महान काम था दोस्तों, इसलिए हरि ने उन पर कृपा कर दी कि जाओ आप सेवा करो सभी की, यानी सेवक संघ। तो यानी कि एक महान काम, यानी कि महात्मा गांधी आ जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है कि साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि कोई भी भारतीय साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, और दूसरा दिया है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की अनुशंसा की। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या है। ए दिया केवल एक, बी दिया केवल दो, सी दिया एक और दो दोनों, डी दिया ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि कोई भी भारतीय साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसमें 7 सदस्य थे जो कि पूरे के पूरे क्या थे दोस्तों, पूरे के पूरे भारत के नहीं थे, उसमें से एक भी भारत के नहीं थे, यानी कि पूरे के पूरे श्वेत थे उसमें। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की अनुशंसा की थी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार से डोमिनियन स्टेट्स की जो अनुशंसा है वो उसमें वर्णित नहीं हुई है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है कि वर्ष 1858 के पश्चात सेना में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात जो है वो कम कर दिया गया था। दूसरा जो है कि यूरोपीय सैनिकों को भौगोलिक और सैन्य रूप में महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया था। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सा ऐसे सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें अब देखिए अपन दोस्तों जो 1858 की जो विद्रोह जो हुआ था, इसमें जो सेना हुआ था, सेना में परिवर्तन जो हुआ था वो क्या था दोस्तों। तो पहला जो दिया कि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय की अनुपात कम कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अनुपात जो हुआ था भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात दोस्तों बढ़ा दिया गया था। जहाँ एक सैनिक होते थे वहां इनके 2 सैनिक उपस्थित होते थे, और जो बड़े बड़े तोप खाने होते थे वहां पे अधिकतर इन्हीं के ही जो भौगोलिक और सैन्य रूप में महत्वपूर्ण स्थान, मतलब कि जैसे तोप खाने हो गए वहां पे इन्हीं के सैनिक होते थे, यानी कि जो यूरोपीय सैनिक होते थे वही तैनात होते थे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी 1929 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी। पहला दिया है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव, दूसरा दिया है द्विराष्ट्र सिद्धांत अस्वीकार करने का प्रस्ताव, तीसरा दिया है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, और चौथा दिया है मूल अधिकारों का प्रस्ताव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो 1929 में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम जो हुआ था उसमें कौन सी घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों उसमें जो घटित हुई थी वो पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा हुई थी वो इसमें घटित हुई थी, ना कि दोस्तों राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का जो प्रस्ताव था दोस्तों वो कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि द्वि सिद्धांत स्वीकार का प्रस्ताव, ये भी दोस्तों 1931 में ही चालू हुआ था। और जो दोस्तों इसमें ये मूल अधिकारों का प्रस्ताव दिया तो ये 1940 में हुआ था दोस्तों, जब मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन चालू हुआ था तब ये चालू हुआ था, यानी मूल अधिकार प्रस्ताव लाया गया था। घटना जो वो घटित हुई थी। अब 83 की 19वीं सदी
के नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विद्रोह संयुक्त प्रांत के पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ था। दूसरा है कि यूरोपीय बागान मालिकों के विरुद्ध यह विद्रोह बाद में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। दूसरा और तीसरा यह कि समस्या की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए नील आयोग ने पाया कि नील की खेती प्रणाली जो है दमनात्मक थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो 19वीं शताब्दी में जो नील की खेती हुई थी उसमें विद्रोह जो हुआ था वो उसमें जो दोस्तों पहला दिया है कि पहला देखते हैं कि यह विद्रोह जो हुआ था दोस्तों संयुक्त प्रांत के पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में न होकर दोस्तों ये बंगाल में हुआ था। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि यूरोपीय बागान मालिकों के विरुद्ध यह विद्रोह बाद में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि विरुद्ध जो औपनिवेशिक सरकार है उसके विरुद्ध आंदोलन में परिवर्तित नहीं हुआ था। और जो दोस्तों तीसरा दिया कि समस्या की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए नील आयोग ने पाया कि नील की खेती की जो प्रणाली है वो दमनात्मक थी। तो ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो नील की प्रणाली के लिए जो जांच बनाई गई थी वो नीति आयोग थी और उन्होंने देखा कि ये जो प्रणाली है ये एक दमनात्मक प्रणाली थी। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 3 सही है इसका। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कांग्रेस के अधिवेशनों और भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति दी गई। दूसरा दिया कि वर्ष 1938 के हरिपुर अधिवेशन ने स्वतंत्रता संघर्ष के आह्वान पर भारतीय रियासतों के लोगों तक विस्तार किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना कि कौन सा सही आंसर है। तो अब हम देखिए जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जो है पहला दिया कि ये 1920 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति नहीं दी गई थी दोस्तों। ये चालू किया गया था लेकिन उसमें राष्ट्रीय जो गतिविधियां थी उसको रोक लगा दी गई थी कि किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय गतिविधियां ना की जाए उसमें। और जो दोस्तों इसमें दूसरा और जो ब्रिटिश भारत थे उनके दोनों के बीच इसका विस्तार किया गया था। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों कि ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत विधायकों की निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत किसी सदस्य के निर्भर घोषित होने पर भी उसे तत्काल मंत्री नियुक्त किया जा सकता है तथा पुनः निर्वाचित होने के लिए उसे 6 माह का समय मिलता है। और जो दोस्तों दूसरा दिया है कि सांसद या विधायक के रूप में त्यागपत्र देना और बाद में किसी अन्य दल में सम्मिलित होना निर्भरता का आधार नहीं होता है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, 2, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर है। तो ये दोस्तों जो दल बदल विरोधी कानून है इसके बारे में इसमें होता ये कि जो त्यागपत्र और निर्भरता होते हैं वो दोनों मामलों में सदस्य उप निर्वाचन में भाग ले सकता है। यद्यपि दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि जब कोई विधायक त्यागपत्र देता है तो उसे तुरंत अगली सरकार में मंत्री नियुक्त किया जा सकता है और उसे पुनः निर्वाचन होने के लिए 6 माह के लिए उसे समय मिलेगा। परंतु जब कोई सदस्य यदि निर्भर घोषित किया जाता है तो वह सरकार में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक कि वह निर्वाचन द्वारा पुनः निर्वाचित ना किया जाए। यानी कि दोस्तों इसका पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी बलों के मध्य लड़ा गया। दूसरा है कि यह युद्ध के पश्चात मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? ये 1756 में हुआ था दोस्तों। और ये जो दोस्तों युद्ध हुआ था ये 1757 तक चला था। और इसमें हुआ क्या था कि जो इसमें जो बंगाल के जो नवाब थे उस समय दोस्तों वो थे सिराजुद्दौला थे। तो उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया के साथ उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला
और जो युद्ध थे, युद्ध में मीर जाफर जो थे उन्होंने इसमें धोखा दे दिया था, क्योंकि जो मीर जाफर थे उसकी जो सैनिक थी उन्होंने इसमें जो इसमें यानी ईस्ट इंडिया थी कंपनी, उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए जो मीर जाफर थे उनको नवाब बना दिया गया था, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है। और जो बलों के मध्य लड़ा गया था यानी पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1928 की नेहरू रिपोर्ट की मांग थी या मांगे थी। पहला है कि नेहरू रिपोर्ट में सभी प्रांतीय सरकारों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग सम्मिलित थी। दूसरा है कि इसने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार और धर्म से राज्य के पृथक्करण की अनुशंसा की थी। तीसरा है कि इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा सही आंसर इसका है। तो अब अपन देखें कि नेहरू रिपोर्ट में जो सभी प्रांतीय सरकारों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। सभी प्रांतों में न होकर दोस्तों उस प्रांतों में की गई थी जहां मुसलमानों की संख्या कम थी, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और जो दूसरा है कि इसने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार और धर्म से राज्य के पृथक्करण की अनुशंसा की थी, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता की ना होकर दोस्तों इन्होंने आंशिक स्वतंत्रता की मांग की थी, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध शक्तिशाली आंदोलन का आरंभ हुआ, क्योंकि पहला है क्योंकि इसने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया था। दूसरा है क्योंकि इसने औद्योगिक श्रमिकों को व्यापार संघ स्थापित करने से मना कर दिया था। तीसरा है क्योंकि इसने छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। और डी नंबर है क्योंकि इसने बिना मुकदमा चलाए कारावास का प्रावधान किया गया था। तो इसमें से दोस्तों बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों। तो इसमें आप देखें कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों, ये चलाया गया था। ये दोस्तों कब लाया गया था, तो ये 1930 में चालू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसमें जो हुआ था दोस्तों, छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था। इसमें दोस्तों जो उस समय थे जो कनिंघम सर्कुलर थे उसके विरुद्ध आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो छात्रों को जो है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर। जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन से दल 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भागीदार थे। पहला दिया है लिबरल फेडरेशन, दूसरा दिया है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तीसरा दिया है भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस, चौथा दिया है हिंदू महासभा। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए कि इसमें जो दोस्तों दिया है कि पहला जो दोस्तों इसमें दिया कि फेडरेशन है, इसमें साइमन कमीशन बहिष्कार के जो भागीदारी थे बिल्कुल सही। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहिष्कार आया, इसमें बहिष्कार आया, बहिष्कार संबंधित ही शब्द आया, तो यानी कि दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया कि भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और हिंदू महासभा था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पुर्तगाल भारत में सर्वप्रथम आए और उन्होंने लगभग 1 शताब्दी तक पूरी व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा, फिर भी वे भारत की प्रभुत्व बनाए रखने में असमर्थ थे, क्योंकि पहला दिया क्योंकि उनके व्यापारियों को भूस्वामी जमींदारों की तुलना में कम शक्ति प्राप्त थी। दूसरा दिया क्योंकि वे अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में वे नौवहन के विकास में पिछड़ गए थे। तीसरा है कि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर दिया है इसमें कि केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो पुर्तगाल जो थे वो असमर्थ क्यों हुए थे। तो इसमें जो पहला दिया है दोस्तों कि उनके व्यापारी को भूस्वामी जमींदारों की तुलना में कम शक्ति जो थी वो प्राप्त थी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में नौ परिवहन के विकास में पिछड़ गए थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो उस समय हो रहे थे वो जो अंग्रेज हो रहे थे वो इसमें नौ परिवहन में पारंगत हो रहे थे, तो उन्होंने नौ परिवहन का लाभ उठाया और जिसके कारण जो पुर्तगाल थे वो पिछड़ गए थे दोस्तों, यानी असमर्थ हो गए थे दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और
3 हो जाएगा दोस्तों। अब बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों ने किया। पहला, महानगरों के लिए खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में उपनिवेशों का परिवर्तन। दूसरा, महानगरीय विनिर्माताओं के लिए बाजार। तीसरा, ब्रिटिश पूंजी के निवेश हेतु क्षेत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों कि जो 19वीं शताब्दी के दौरान जो हुआ था आर्थिक जो नीतियां थी उसका मार्गदर्शन था दोस्तों। पहला जो इसमें दिया कि महानगरों के लिए खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में उपनिवेशियों का परिवर्तन करना, ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि महानगरीय विनिर्माताओं के लिए बाजार उपलब्ध करना, ये भी बिल्कुल सही। और तीसरा दिया कि ब्रिटिश पूंजी के निवेश क्षेत्र को बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रासंविधाबद्ध सिविल सेवाओं और गैर प्रासंविधाबद्ध सिविल सेवाओं को आरंभ किया। दूसरा है कि लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवाओं में भर्ती होने वालों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तीसरा है कि 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवा की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो इसमें दोस्तों बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। तो ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखिए दोस्तों कि जो सिविल सेवा के लिए है उसके बारे में अपन को बताना है। जो इसमें पहले दिया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो प्रासंविधाबद्ध सिविल सेवा और गैर प्रासंविधाबद्ध सिविल सेवा को आरंभ किया था, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवा में भर्ती होने वालों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो तीसरा है कि 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया था, ये बिल्कुल सही है। 18 तो सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 की क्रांतिकारी समाजवादी नेता भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे। ए नंबर दिया है, पहला दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दूसरा दिया है कि नौजवान भारत सभा। तीसरा दिया है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया केवल 1, बी दिया केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए कि जो भगत सिंह थे वो किस किस संगठन से जुड़े थे। तो पहला जो था भगत सिंह कौन थे दोस्तों, हिंदुस्तानी थे, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, ये बिल्कुल सही। और भगत सिंह कौन थे दोस्तों, नौजवान भी थे, यानी नौजवान भारत सभा से जुड़े थे। और तीसरा जो है वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स पार्टी। और जो भगत सिंह होते थे वो बहुत काम करते थे, वर्कर्स होते थे और प्रेजेंट भी बहुत देते थे, अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत देते थे। यानी कि दोस्तों इसके आपको तीनों याद हो गए होंगे दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है कि हाल ही में आरंभ की गई कृषि अवसंरचना कोष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसका उद्देश्य फसल उपरांत अवसंरचना में सुधार से संबंधित परियोजना का वित्त पोषण करना है। दूसरा दिया कि यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए नंबर दिया केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तीनों से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें कि जो कृषि अवसंरचना कोष है इसके संदर्भ में बताना है। इसका उद्देश्य जो है फसल उपरांत अवसंरचना में सुधार से संबंधित परियोजना का वित्त पोषण करना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये केंद्रीय प्रायोजित योजना हो गई, ये सभी के लिए योजना है, सभी राज्यों और केंद्रों के लिए योजना है दोस्तों। यानी कि अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है कि चौकीदार विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया कि चौकीदार विरोधी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग बन गया। दूसरा दिया कि चौकीदार एक कर था जिसे पंचायतों द्वारा ग्रामों पर आरोपित किया जाता था। तीसरा दिया कि यह दक्षिणी और उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न भागों में प्रतिष्ठित था। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है। ए दिया केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर है। पहला दिया कि चौकीदार विरोधी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग बन गया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि चौकीदार एक कर था जिसे पंचायतों द्वारा ग्रामों
पर आरोपित किया जाता था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों जो तीसरा दिया है कि यह दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न भागों में प्रतिष्ठित था, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के विभिन्न भागों में प्रतिष्ठित नहीं था दोस्तों। ये जो बिहार था वहां से आरंभ हुआ था, और ये कुछ प्रांतों में यानी 4 प्रांत थे वहां पर ये घिरा हुआ था उससे, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगस्त चार्टर यानी कि UNCAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से ऐसे सही है। पहला दिया है यह ऐसे देश में अपराधियों के प्रत्यर्पण को प्रतिबंधित करता है जहां यातना का खतरा होता है। दूसरा दिया है कि भारत ने इसे समझौते पर हस्ताक्षर और इसके अभिपुष्टि की है। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनना है अपन को। ए नंबर दिया है कि केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही आंसर है दोस्तों। पहला जो है यह ऐसे देश में अपराधियों के प्रत्यर्पण को प्रतिबंधित करता है जहां यातना का खतरा होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि इसी के लिए ही ये बनाया गया है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो किया लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की दोस्तों, यानी कि इसका दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में खुदाई खिदमतगारों ने आयोजित किया था। ए पंजाब में किसान आंदोलन, बी गुजरात में जनजातियों के उत्थान के लिए आंदोलन, सी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन, और डी दिया भारत में ब्रिटिश शासन के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो खिदमतगार इसमें शब्द आया है, खुदाई खिदमतगार, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि ईश्वर का सेवक होना, और इसमें जो होता है दोस्तों अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था ये दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। अब दोस्तों इसको अपन याद कैसे करेंगे, देखिए अहिंसक शब्द आया इसमें, और इसमें खुदाई खिदमत, तो ईश्वर का सेवक, यदि जो ईश्वर का सेवक होगा वो क्या करेगा, अहिंसक रहेगा, यानी कि वो अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन रहेगा, यानी अहिंसक का वो प्रतिरोध करेगा उसका। तो यानी कि अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सक्रिय औषधि सामग्री यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि API के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है API औषधियों के निर्माण हेतु आवश्यक औषधि उत्पाद की जैविक रूप से सक्रिय सामग्री। दूसरा दिया है कि भारत विश्व में API का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें दोस्तों पहला दिया है कि API औषधियों के निर्माण हेतु आवश्यक औषधि जो है उत्पाद की जैविक रूप से सक्रिय सामग्री, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि भारत विश्व में APIS का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है वो है दोस्तों चीन है, ना कि भारत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। सक्रिय औषधि सामग्री, सक्रिय औषधि सामग्री का अर्थ होता है कि जैविक रूप से सक्रिय सामग्री, यानी कि जो कि औषधियों से सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए जैसे अपन देखें कि दर्द में राहत प्रदान करने के लिए एक सक्रिय सामग्री को दर्द निवारक औषधि के रूप में दिया जाता है, और ये दोस्तों जो सामग्री, ये जो दवाई होती है वो बहुत कम मात्रा में दी जाती है, और इसका बहुत छोटा भाग होता है वो, है ना। तो दोस्तों इसका यानी कि सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने सक्रिय रूप से औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की मांग की। दूसरा कि शशिपद बनर्जी ने श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए भारत श्रमजीवी पत्रिका को प्रकाशित किया। दूसरा है शशिपद बनर्जी ने श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए भारत श्रमजीवी पत्रिका को प्रकाशित किया। तीसरा है कि वर्ष 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन को आरंभ किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए नंबर दिया है केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने सक्रिय रूप से औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की मांग की थी, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार की मांग का अधिकार उन्होंने नहीं रखा था उन्होंने। जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि शशिपद बनर्जी ने श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए श्रम
जीवी पत्रिका को प्रकाशित किया था, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो है कि वर्ष 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल और एवं मिल हैंड्स एसोसिएशन को आरंभ किया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, केवल 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि वर्ष 1942 में गठित युद्ध उपरांत आर्थिक विकास समिति ने बॉम्बे प्लान का मसौदा तैयार किया। बॉम्बे प्लान ने निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया? पहला है व्यापक भूमि सुधार, दूसरा उत्पादन का सहकारिताकरण, तीसरा है श्रमिक कल्याण योजनाओं की श्रृंखला, चौथा है कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों बॉम्बे प्लान जो था उसमें पहला जो था व्यापक भूमि सुधार था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि उत्पादन का राष्ट्रीयकरण है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो तीसरा है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं की श्रृंखला, ये भी बिल्कुल सही। और चौथा दोस्तों पूर्ण राष्ट्रीयकरण, ये बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूर्ण राष्ट्रीयकरण न होगा दोस्तों, इसमें आंशिक राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे नई वीडियो है वैसे आपको तुरंत मिलती जाए वो वीडियो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।